हेलो एवरीवन। आज तारीख है 8 अक्टूबर 2024। आज ही एमएलटी की सेकंड क्लास है और फर्स्ट क्लास में हमने देखा कि व्हाट इज़ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। आज की जो हम क्लास है बेसिकली वी आर यूजिंग चैट जीपीटी फॉर आवर क्लासेस। सो व्हाट आर द ब्रांचेज ऑफ एमएलटी। लास्ट क्लास में हमने देखा कि हम कहाँ कहाँ इसको मतलब यूज़ कर रहे हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी को, सैम्पल कलेक्शन में, डाटा इंटरप्रिटेशन में, क्वालिटी कंट्रोल में, स्पेशलाइज जो टेस्ट्स हैं कुछ हमारे माइक्रो के हैं, मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक्स के हैं, इम्यूनोलॉजी के हैं, मेट्रोलॉजी के हैं। और इम्पोर्टेंस देखा ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में कि एक्यूरेट डायग्नोसिस होना चाहिए, डिजीज़ प्रिवेंशन होना चाहिए, मॉनिटरिंग, ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, पब्लिक हेल्थ में। आज जो सेकंड क्लास बेसिकली हम कर रहे हैं इसमें है कि व्हाट आर द ब्रांचेज ऑफ एमएलटी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। सो स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो इसमें है कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एमएलटी एनकम्पासेस सेवरल स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कई सारी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज हैं, ईच फोकसिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लेबोरेटरी टेस्टिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। और जो ईच ब्रांच है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे लेबोरेटरी टेस्टिंग में और डायग्नोसिस में आती है। दीज ब्रांचेस अलो टेक्नोलॉजिस्ट टू डेवलप एक्सपर्टाइज इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ क्लिनिकल एनालिसिस। अब ये जो ब्रांचेस हैं जो हमारे हम पढ़ेंगे कि ये ब्रांचेस होती हैं, मतलब ये भाग होते हैं उसके कि कौन कौन सी लैब्स जो बेसिकली एमएलटी के अंदर आती हैं, उनमें जो उनकी जो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं तो उनकी जो क्लिनिकल एनालिसिस है उसके बारे में पढ़ेंगे। द मेन ब्रांचेज ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, फर्स्ट इज़ क्लिनिकल केमिस्ट्री। अब आप एमएलटी में फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं बेसिकली जिसमें बायोकेमिस्ट्री आता है। तो बायोकेमिस्ट्री में ही क्लिनिकल केमिस्ट्री आती है बेसिकली। उसके अलावा एनाटमी एंड फिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में मेनली 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो ये जो बायोकेमिस्ट्री है ये केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे हम, जो हमारे शरीर की जो केमिस्ट्री है वो क्लिनिकल केमिस्ट्री के अंदर आएगी, जो डायग्नोसिस में हेल्प करेगी बीमारियों के। तो इसका मेन फोकस जो रहता है बेसिकली, जो फर्स्ट पॉइंट है फोकस, एनालाइजिंग केमिकल कंपोनेंट्स इन बॉडी फ्लूइड्स। अब फ्लूइड क्या होता है? तरल पदार्थ। और उसके जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं, जो तरल पदार्थ है बेसिकली क्या है हमारे बॉडी के अंदर? ब्लड है, यूरिन है, ठीक है, ब्लड है, यूरिन है, ठीक है। और ब्लड से ही जैसे कि सीरम बन रहा है और प्लाज्मा है। तो मेनली हम ब्लड को मान के चलते हैं और यूरिन को मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल। तो इनको कैसे एनालाइज करेंगे, ये क्लिनिकल केमिस्ट्री के अंदर है। इनके कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे कि ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे आरबीसी है, एक जैसे इसमें हम सीबीसी करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो सीबीसी के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, एचबी होता है, ठीक है। आरबीएस जो बेसिकली सीरम का अगर यूज़ करते हैं तो हम रैंडम ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर ही। टेस्ट इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं? ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल, लीवर फंक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड एंजाइम लेवल्स। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आप सभी को पता है कि डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग जो हैं वो डायबिटिक हैं, तो उनको ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कराने होते हैं खाने से पहले फास्टिंग और खाना खाने के बाद पीपी, पोस्ट प्रेंडियल। बहुत सारे लोग जो हैं कोलेस्ट्रॉल से भी क्षतिग्रस्त हैं, वो लोग कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराते हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं लीवर फंक्शन जो उनका है वो बिगड़ा हुआ है, तो उसके लिए वो लीवर फंक्शंस का टेस्ट कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम बेसिकली। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सही है नहीं है बॉडी का ब्लड के अंदर, उसको जांच करते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स की जांच होती हैं। अब क्लिनिकल केमिस्ट्री का रोल बेसिकली क्या है? वाइटल फॉर डायग्नोसिंग मेटाबॉलिक कंडीशंस लाइक डायबिटीज़, लीवर डिजीज एंड किडनी डिसऑर्डर्स। जो हम नॉर्मल टेस्ट कराते हैं बेसिकली एलएफटी, केएफटी, लीवर फंक्शन टेस्टिंग, किडनी फंक्शन टेस्टिंग,
ठीक है, जिसे हम RFT बोलते हैं, रीनल फंक्शन टेस्टिंग, वो सब क्लिनिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है और बायोकेमिस्ट्री लैब के अंदर ये टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। सेकेंड इज़ आर हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी का जो बेसिकली अगर हम इसको इस शब्द को तोड़ के देखें, हीम मीन टू से ब्लड, ठीक है ना, एंड टोलॉजी बेसिकली टू स्टडी, तो ब्लड की स्टडी बेसिकली। तो फोकस इसका मेनली रहेगा स्टडी ऑफ ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब ब्लड के कंपोनेंट्स आप कहेंगे कि कौन कौन से होते हैं, बेसिकली प्लेटलेट्स हो गए, वाइट ब्लड सेल्स हो गए, ठीक है। तो ये मेन जो इसके कंपोनेंट्स रहते हैं ब्लड के, इसके बारे में हम देखेंगे। तो टेस्ट इसमें क्या क्या करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC। क्लिनिकल केमिस्ट्री के अंदर हम टेस्ट करेंगे लीवर का, किडनी का, ग्लूकोज का, इलेक्ट्रोलाइट्स का और कुछ एंजाइम्स हैं उनका। हेमेटोलॉजी के अंदर मेनली टेस्टिंग रहेगी ब्लड की, और ब्लड में CBC मेन रहेगा। ब्लड सेल की मॉर्फोलॉजी, मतलब वो दिखता कैसा है, ब्लड का जो ब्लड सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिख रहा है, उसका आपको पता लगा सकते हैं आप हेमेटोलॉजी लैब में। कोआगुलेशन टेस्ट होता है। कोआगुलेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, कोआगुलेशन टेस्ट में ब्लड की जो कोआगुलेटिंग फैक्टर्स हैं बेसिकली, उनको चेक करते हैं कि कोई जो फैक्टर्स हैं, कोआगुलेटिंग फैक्टर्स हैं, उसमें कोई कमी तो नहीं है, कोआगुलेशन में लेट तो नहीं हो रहा। मतलब खून का जो थक्का बनता है, जैसे कभी कभी चोट लगती है, हमको चोट लगी, जहाँ से चोट लगी वहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हुआ, तो वो ब्लड कितनी देर में मतलब कि रुकेगा बहने से, उसकी जांच बेसिकली कोआगुलेटिंग टेस्टिंग में होती है, कोआगुलेशन टेस्ट में करते हैं। मेनली ये टेस्ट ऑपरेशन से, सर्जरी से पहले किया जाता है, कोआगुलेशन टेस्ट। एंड बोन मैरो एनालिसिस। अब आप सभी को पता है कि जो बोन मैरो है वो बोन्स के सबसे अंदर का जो पार्ट है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब बोन अगर है, बाहर से बोन है, बोन हार्ड है, अंदर से जो सॉफ्ट उसका जो पार्ट है उसके अंदर बोन मैरो रहता है। और बोन मैरो का काम रहता है न्यू ब्लड सेल्स को बनाना, क्योंकि जो हमारी बॉडी के जो ब्लड सेल्स हैं उनकी लाइफ है, जैसे रेड ब्लड सेल्स की 120 दिन की लाइफ होती है। 120 दिन के बाद वो सेल्स जो हैं डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर वो डिजनरेट होगा तो हमें नए ब्लड सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी भाई हमारी बॉडी के अंदर। तो उन सेल्स को बनाने के लिए बोन मैरो काम करता रहता है हमेशा 24/7, ठीक है। तो इसकी स्टडी भी करते हैं हम बेसिकली। अब रोल इसका क्या है, क्रूशियल फॉर डायग्नोसिंग ब्लड डिसऑर्डर सच एज एनीमिया, ल्यूकेमिया एंड क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। अनीमिया बेसिकली इसका मतलब होता है कि जब आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल जो है, मतलब आपके जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है ब्लड, उसके अंदर अगर हीमोग्लोबिन लेवल अगर कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम अनीमिक बोलते हैं। क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स, जैसे कि हमने कोआगुलेशन टेस्ट किया, तो कोआगुलेशन टेस्ट में मान लो रीडिंग्स जो है अप डाउन आई, ज़्यादा आई, कम आई, तो उस टाइम पे हम क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हैं। थर्ड इज़ आर माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोब्स के बारे में मेनली पढ़ेंगे, जो चीज़ें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते डायरेक्टली, उन माइक्रोब्स को माइक्रोबायोलॉजी जो टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करके हम उनको डायग्नोस करेंगे। जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, वायरसेस हो गए, ये सब चीज़ें, पैरासाइट्स हो गए। अब फर्स्ट फोकस इसका रहेगा आइडेंटिफाइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड पैरासाइट्स। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास में ही रहते हैं, हमारी स्किन के ऊपर रहते हैं, लेकिन हम उनको सीधा डायरेक्टली नहीं देख पाते, हम उनको डायग्नोस नहीं कर पाते। जैसे एक बैक्टीरिया है बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस जो कोज कर रहा है, तो उस बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन के लिए वी यूज़ AFB, एसिड फास्ट बेसिलस स्टेनिंग, माइक्रोस्कोपी करेंगे उसको हम डायग्नोस करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। वायरसेस के बारे में, जैसे कि कोविड-19 एक वायरस था जो 2019 में आया, तो उसकी जांच हमने डायग्नोस करने के लिए भी माइक्रोबायोलॉजी का जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने PCR बेसिकली उसका लगाया,
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसका यूज़ करके हमने कोविड-19 की टेस्टिंग की। फंजाई है, कुछ पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स जैसे कि मेनली आपको पेट की जो प्रॉब्लम्स है मेनली पैरासिटिक इन्फेक्शंस कॉज कर देते हैं। ठीक है, एक न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस प्रॉब्लम है, डिजीज़ है बेसिकली, तो उसमें जो पैरासाइट है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस का, टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनाटा, वो पैरासाइट बहुत ही सीवियर कंडीशन कर देता है। बेसिकली ब्रेन में जाके बैठ जाता है, मसल्स में, हार्ट में। तो इस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और इनकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्ट क्या है? कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग, ग्राम स्टेन, माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर मेनली कल्चर्स लगाएंगे, जैसे कि हमने कोई मान लीजिए आपका यूरिन का सैंपल आया माइक्रो लैब में, माइक्रोबायोलॉजी लैब में, तो यूरिन का सैंपल जब आया हमने उस यूरिन को स्टेराइल कंटेनर में कलेक्ट किया। जैसे ही कलेक्ट किया हमने, कलेक्ट करते ही, या ब्लड कल्चर भी लगा सकते हैं, ब्लड कलेक्ट किया, वाइल के अंदर ब्लड आया, या ब्लड कल्चर बॉटल में ब्लड आया, उसको कल्चर बेसिकली हमने उसको एक वैसा मीडिया प्रोवाइड किया उस बैक्टीरिया को जो कि उसको ग्रो कराने में मदद करेगा। मतलब उसको खाना दाना पानी दिया हमने, उसको वो टेम्परेचर देंगे जिस टेम्परेचर पे वो ग्रो कर सकता है। उसको फिर हम 24 आवर्स के बाद, 48 आवर्स के बाद, 72 आवर्स के बाद, जैसा भी जिस बैक्टीरिया का ग्रोइंग पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड है, उसके बाद हम उसको देखेंगे। अगर वो ग्रो करता है कोई बैक्टीरिया तो हम उसके कुछ बायोकेमिकल टेस्ट लगाएंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसकी कॉलोनी और उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी ग्राम स्टेनिंग करेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे उसको जब वो ग्रो कर जाएगा। कुछ अगर हम जब उसको डायग्नोस कर लेते हैं तो फिर हम उसकी सेंसिटिविटी टेस्टिंग लगाएंगे, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग, कि ये जो बैक्टीरिया है ये किस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है या ससेप्टिबल है। अगर वो बैक्टीरिया ससेप्टिबल है तो हम रिपोर्ट बना के उसकी डिस्पैच कर देंगे, डॉक्टर उसको वो एंटीबायोटिक्स देगा जिससे वो ससेप्टिबल होगा। रोल इसका क्या रहेगा? एसेंशियल फॉर डायग्नोसिंग इन्फेक्शियस डिजीज एंड डिटरमाइनिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। इन्फेक्शियस डिजीज जो हैं उसमें हेल्प करेगा और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में हेल्प करेगा बताने में डॉक्टर को। फोर्थ ब्रांच इज इम्यूनोलॉजी एंड सीरोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम बेसिकली शरीर, इम्यूनिटी का मतलब बेसिकली होता है कि शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति, इम्यूनिटी बेसिकली। तो इम्यूनोलॉजी, उसी इम्यूनिटी के बारे में पढ़ने को इम्यूनोलॉजी हम बोलेंगे। एंड सीरोलॉजी, जो सीरोलॉजिकल टेस्टिंग हम करते हैं, ब्लड के अंदर सीरम होता है, उस सीरम से जो हम टेस्ट करते हैं, जितने भी टेस्ट आते हैं, HHH हो गया, HIV हो गया, HBsAg हो गया, ये सब टेस्टिंग सीरोलॉजी में आती है। मेन फोकस इसका है स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ाई करेंगे, एंड इम्यून रिस्पॉन्सेस, और वो जो इम्यून हमारा सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम, वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, उसके बारे में फोकस रहता है इम्यूनोलॉजी में, सीरोलॉजी में। टेस्ट क्या है? टेस्ट फॉर एंटीबॉडीज, एंटीजेंस एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स सच एज HIV, हेपेटाइटिस एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स टेस्टिंग। अब हमारे ब्लड के अंदर ही एंटीजन, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं जो कि रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं, उनकी स्टडी करेंगे। जैसे कि HIV है, अगर HIV इन्फेक्शन किसी को होता है तो उसके ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ बनेंगी उसके खिलाफ। जब एंटीबॉडीज़ बनेंगी तो हम उसका सीरोलॉजिकली टेस्टिंग कर सकते हैं, HHH लगा सकते हैं और भी सारी टेस्टिंग्स के लिए। तो सीरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के अंदर ये सब चीज़ें होंगी। फोर्थ इज़ ब्लड बैंकिंग, इम्यूनोहेमेटोलॉजी। अब आप हॉस्पिटल्स में गए होंगे, क्लिनिक्स में अच्छे क्लिनिक्स में जाएंगे, बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, तो आपको वहाँ पर ब्लड बैंक फैसिलिटी मिलेगी। ब्लड बैंक फैसिलिटी इसलिए प्रोवाइड की जाती है कि इमरजेंसी केसेस में अगर किसी पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत है, या हाईली एनीमिक पेशेंट आया है, या किसी पेशेंट की सर्जरी होनी है, या कोई एक्सीडेंटल केस आया है, उसकी बॉडी में अगर ब्लड की कमी हो गई, ब्लड लॉस से, सर्जरी के दौरान एक्सीडेंट से,
तो उस ब्लड की कमी को पूरा किया जा सके। फोकस ब्लड बैंकिंग का रहेगा हैंडलिंग ब्लड प्रोडक्ट्स एंड इंश्योरिंग कंपैटिबिलिटी फॉर ट्रांसफ्यूजन। अब ब्लड बैंक ऐसा नहीं है कि किसी का भी ब्लड लेके रख लेगा। अब ब्लड के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ब्लड बैंक में ट्रांसफ्यूज़न से पहले और कलेक्शन के बाद, ब्लड कलेक्शन के बाद कुछ टेस्ट लगाए जाते हैं, जो कि टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। वो इम्यूनोहेमेटोलॉजी के अंदर आते हैं। बेसिकली सीरोलॉजिकल टेस्ट कुछ लगाते हैं, मलेरिया का, सिफिलिस का, ये सब टेस्ट ब्लड टाइपिंग करेंगे उसकी। जैसे कि आप सभी को पता है कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए प्लस, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। तो हम कोई भी ब्लड अगर कलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर उसकी टेस्टिंग करेंगे पहले कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है। क्रॉस मैचिंग करेंगे कि जिसको ब्लड देना है वो, जो हमने ब्लड कलेक्ट किया है, जो हम उसको पैकेट दे रहे हैं, ब्लड बैग दे रहे हैं, वो इंसान इस ब्लड को जब उसके अंदर हम ट्रांसफ्यूज़ कर देंगे, उसके अंदर हम चढ़ा देंगे उस ब्लड को, तो वो उसको झेल पाएगा या नहीं। स्क्रीनिंग करेंगे फॉर ट्रांसफ्यूज़न ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शंस का। अब कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जैसे कि डेंगू हो गया, सिफिलिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस बी। तो उन जो ट्रांसफ्यूज़न ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शंस हैं उनकी हम जांच कर लेंगे जैसे ही ब्लड बैंक में हमारे पास ब्लड आएगा देने से पहले। और रोल इसका क्या रहता है ब्लड बैंकिंग का? एंश्योर सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट कंपैटिबिलिटी। मेन रोल इसका ब्लड बैंकिंग का ये है कि यदि हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं तो हम इन्फेक्शियस फ्री ब्लड डोनर को प्रोवाइड करें। 6 इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक्स। फोकस इसका मेन रहता है स्टडी ऑफ जीन्स एंड मॉलिक्यूलर लेवल टेस्टिंग। अब हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है जितने भी सेल्स हैं सबके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए से बने हुए हैं। और डीएनए के अंदर बेसिकली जीन्स प्रेजेंट हैं जो कि एक उनकी स्पेसिफिक सीक्वेंसिंग कोडिंग है। उस कोडिंग से हर एक इंसान से अलग है। तो स्टडी ऑफ जीन्स एंड मॉलिक्यूलर लेवल टेस्टिंग, और मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके जो टेस्ट होते हैं, जैसे कि अब टेस्ट आपको बताता हूँ मैं, डीएनए आरएनए टेस्टिंग, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जेनेटिक टेस्टिंग एंड फॉरेंसिक टेस्टिंग। आपको पता होगा जैसे कि हम नेल्स का यूज़ करके, हेयर्स के रूट्स का यूज़ करके, टीथ का यूज़ करके भी पता लगा सकते हैं कि जो हमारे पास ये सैंपल आया है ये कितना पुराना है, ये किसका है। तो ये हम डीएनए और पीसीआर और जेनेटिक टेस्टिंग और फॉरेंसिक टेस्टिंग की हेल्प से करते हैं, पता लगाते हैं किसका सैंपल है और इस सैंपल के अंदर क्या क्या चीज़ें अलग हैं नॉर्मल से। रोल है एसेंशियल फॉर डायग्नोसिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स। कैंसर की जांचें भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर होती हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी खुद एक तरह से माइक्रोबायोलॉजी की पार्ट है, मतलब जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स है ये माइक्रोबायोलॉजी का ही एक पार्ट है, उसी के अंदर हम पढ़ते हैं इसको। तो एसेंशियल फॉर डायग्नोसिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कैंसर्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज एट अ मॉलिक्यूलर लेवल। 7th is cytology. Cytology means study of cell, examination of cells to detect disease, particularly cancer. हमारी बॉडी आपको पता है सेल्स से मिलके बनी हुई है, कई सारे सेल्स ने मिलके टिश्यू बनाया, कई सारे टिश्यूज़ ने मिलके एक ऑर्गन बनाया और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना जिससे कि पूरी बॉडी बनी। तो सबसे छोटी जो इकाई है हमारे शरीर में वो सेल है, जो कि साइटोलॉजी के अंदर आता है। साइटोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ सेल की पढ़ाई। एग्जामिनेशन ऑफ सेल्स टू डिटेक्ट डिजीज, पर्टिकुलरली कैंसर। जैसे कुछ टेस्ट है, पेप्समियर हो गया, फाइन नीडल एस्पिरेशन, FNAC बेसिकली, एंड साइटोपैथोलॉजी। फाइन नीडल एस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, एक छोटी सी सुई लेके हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, FNAC,
बोन मैरो से। फिर हम उनकी स्टडीज़ करते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं, उनको स्टेन करते हैं, उनको माइक्रोस्कोपी करते हैं उनकी। तो उससे हमें पता लग जाता है कि ये जो सेल्स हैं ये नॉर्मल सेल्स हैं या कैंसरस सेल्स हैं, कार्सिनोजेनिक हैं। रोल है साइटोलॉजी का, हेल्प इन अर्ली कैंसर डिटेक्शन स्पेशली इन केस ऑफ सर्वाइकल कैंसर एंड अदर मैलिग्नेंसीज। एट्थ इज हिस्टोपैथोलॉजी। अब जैसे साइटोलॉजी है, सी से सेल, सी से साइटोलॉजी, इसी प्रकार हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर हम टिश्यू की स्टडी करते हैं। सेल सेल बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। तो सेल की पढ़ाई तो हमने कर ली, सेल तो देख लिया कि सेल किसके अंदर आ रहा है, साइटोलॉजी के अंदर। ऐसे हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर हम टिश्यू लेवल पे जाके स्टडी करते हैं। मेन फोकस रहता है स्टडी ऑफ टिश्यू सैंपल्स टू डिटेक्ट डिजीज़। अब आपने देखा होगा कई बार हम टिश्यू का टुकड़ा लेते हैं, कहते हैं ना कि मांस के टुकड़े की जांच आई है, तो टेस्ट इसमें क्या लगते हैं, बायोप्सी एनालिसिस होता है, स्टेनिंग होती है, टिश्यू सैंपल प्रोसेसिंग होती है, टिश्यू प्रोसेसिंग होती है। तो जब किसी भी शरीर से किसी के कोई मांस का टुकड़ा लिया जाता है, जब एक टिश्यू का सिलेक्शन एक सैंपल लिया जाता है तो वो हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर जाता है। फिर उसकी कुछ टिश्यू सैंपल प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। टिश्यू प्रोसेसिंग में बेसिकली स्टेप्स रहते हैं अलग अलग। फिर उनकी स्लाइड्स तैयार की जाती हैं, स्टेनिंग होती हैं उनकी अलग अलग। फिर उसको हम माइक्रोस्कोपी करते हैं, देन हम बताते हैं कि नॉर्मल सेल है, कार्सिनोजेनिक सेल है, कैंसरस है। रोल है इसका की फॉर डायग्नोसिंग कैंसर, इन्फ्लामेटरी डिजीजेज एंड टिश्यू रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो जैसे टिश्यू के अंदर कोई प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, उसको हम डायग्नोस करेंगे। कैंसरस सेल है अगर टिश्यू के अंदर, क्योंकि सेल से मिलकर टिश्यू बना है, तो अगर टिश्यू के अंदर कोई डिफेक्ट है तो हम डायग्नोस कर लेंगे कि हाँ ये तो नॉर्मल सेल नहीं है। नाइन्थ इज पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइटोलॉजी मैंने ऊपर आपको जैसे बताया, इसमें माइक्रोबायोलॉजी में हम पैरासाइटोलॉजी के बारे में फोकस करते हैं। तो स्टडी ऑफ पैरासाइट्स एंड पैरासिटिक इन्फेक्शंस। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स के बारे में, पैरासिटिक इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अब टेस्ट इसमें क्या क्या लगाएंगे, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल। मैंने बताया कि पेट से रिलेटेड कई सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि पैरासिटिक इन्फेक्शन के कारण होते हैं। तो स्टूल सैंपल अब जैसे डाइजेशन से आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और जब वो जो डाइजेस्टेड या अनडाइजेस्टेड जो फूड बाहर आएगा, बेसिकली वो स्टूल जो सैंपल है हम उसको डायग्नोस करेंगे। अगर उसके अंदर कोई हमें पैरासिटिक एग मिलता है या ओवम मिलता है, कोई पैरासाइट का अंडा मिलता है या उसका ओवम मिलता है, तो हम उसको टेस्टिंग करेंगे। जैसे कि ब्लड सैंपल से हम पैरासाइटोलॉजी कर सकते हैं, एंड टिश्यू सैंपल ले सकते हैं फॉर पैरासाइट्स एंड लाइक मलेरिया, जियार्डिया, लैम्ब्लिया के लिए एक्सेट्रा। ये जियार्डिया जो है बेसिकली पैरासाइट है, ठीक है। मलेरिया भी एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है, जैसे कि डेंगू मलेरिया होता है, तो मलेरिया जो है पैरासिटिक इन्फेक्शन है। 10th इज क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। सबसे ऊपर हमने एक क्लिनिकल केमिस्ट्री पढ़ी है, लास्ट में क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। क्लिनिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है। इसमें मेन फोकस रहेगा केमिकल एनालिसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स टू अंडरस्टैंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस। अब हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं, उन बायोकेमिकल प्रोसेसेस को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए हम क्लिनिकल केमिस्ट्री का, बायोकेमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। जैसे कुछ एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम एनालिसिस, हार्मोन्स हैं, जैसे हम थायराइड की टेस्टिंग करते हैं, तो थायराइड एक हार्मोन है बेसिकली, T3, T4, TSH, तो ये भी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। मेटाबॉलिक कुछ पैनल्स होते हैं, उनकी स्टडी करने के लिए। रोल क्या है, इंपॉर्टेंस फॉर डायग्नोसिंग हार्मोनल इम्बैलेंस। अब क्या होता है, कई बार लोगों का थायराइड घट जाता है या बढ़ जाता है, ठीक है, तो उनकी स्टडी करने के लिए हम हार्मोनल इम्बैलेंस स्टडी करते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कहीं रहते हैं। मेटाबॉलिक का मतलब होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब है ऑल द केमिकल रिएक्शंस विच आर अकरिंग इन आवर बॉडी। मतलब कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर चल रही है, जैसे कि हमने खाना खाया, खाने के बाद खाने को पचाने की जो प्रक्रिया है, उसके बाद उसमें से पानी एक्सट्रैक्ट होने की प्रक्रिया है, सांस लेने की प्रक्रिया है, लीवर का काम करने की प्रक्रिया है, थायराइड का काम करने की प्रक्रिया, कोई भी प्रक्रिया, उसमें सब में कोई ना कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती रहती है बॉडी के अंदर।
अगर उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में कोई प्रॉब्लम है तो हम उनको डिसऑर्डर बोल देते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या है कि कोई चीज़ तरीके से चल रही है, और डिसऑर्डर का मतलब कोई चीज़ तरीके से नहीं चल रही, मतलब उसका ऑर्डर जो है डिसऑर्डर हो गया बेसिकली। ठीक है। एंड एंडोक्राइन डिजीजेस, तो रोल इसका क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का यही है। आज की क्लास में जो हमारी सेकंड क्लास थी, हमने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में क्लिनिकल केमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, मॉलिकुलर बायोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, इन सब का एक ओवरव्यू लिया। अब जितनी भी हम क्लासेस आगे देखेंगे, हम अलग अलग ब्रांचेस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।